सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, सब श्रोताओं को, या मेरा यानी रेणु चतुर्वेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आज सखी सहेली यानी 3 बज गया तो हम हाजिर हो ही गए और बहुत सारे हमारे साथी तो इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो लेकर आए हैं कुछ कुछ विषय जो हैं लेखन के क्षेत्र से भी लाए हैं, क्योंकि आज पर्यटन दिवस है तो हम बहुत घूमे, तो अलग अलग जगह की कलाकृतियां हमने देख ली। रेणु जी, एक तरह से आज पूरा पैकेज है हमारे पास। हाँ। और ये इतना ठसा ठस भरा हुआ है आज का जो पुलिंदा है। तो पुलिंदा में क्या करना है, मतलब भरा हुआ है तो हमने कहा तुम एक आध निकाल कर बताओगी। तो भाई लेखन के क्षेत्र से हम विभावरी शिकरकर जी के बारे में बताएंगे, शिरूरकर जी के बारे में, और वहीं कुछ कला की दुनिया में चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पर्यटन स्थल तो नहीं देखेंगे क्योंकि पर्यटन दिवस है। हाँ, और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की कलाओं के बारे में भी पता चलता है। तो पश्चिम बंगाल की जो ढोकरा कला है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। बिल्कुल। और आज है शोभा गोटू जी का कहना चाहिए कि पुण्यतिथि, तो उनके बारे में बताएंगे। बहुत जबरदस्त गायकी आपकी, उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। और क्रांतिकारियों के बारे में तो जब मौका मिलता है हम मोह नहीं छोड़ते, लेकिन आज तो बहुत बहुत खास दिन है, यानी कि हमारे आज क्रांतिकारी या शहीद आजम कह सकते हैं भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है, जन्म जयंती है ना। बिल्कुल। और पूरा देश ये जो शहीद क्रांतिकारी थे, एक तरह से कहा जाए रेणु जी, इनकी शहादत को आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ये जो नौजवान थे, पूरा देश एक तरह से उनके प्रति कृतज्ञ है। जी हाँ, बिल्कुल है कृतज्ञ। एक अलग उन्होंने मिसाल कायम कर दी, और अपने घर में क्रांतिकारी जो मौजूद थे उसी का जो था पूरा प्रभाव उनके ऊपर इतना गहरा पड़ा था कि कहीं ना कहीं वो जो उनकी रगों में वो सब दौड़ रहा था कि कब मौका मिले और शहादत हम को चूम लें। बिल्कुल, हम भी कुछ कर दिखाएं। मतलब वो जो नींव थी क्रांतिकारी बनने की, एक जो जज्बा होता है देश प्रेम का, वो बचपन से ही उनमें पड़ गया था। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने जब स्कूल में थे तो कुछ पुस्तकें और कपड़े जला दिए जो विदेशी थे, और इसके बाद ही उनका जो नाम था वो एक तरह से प्रचलित हो गया। उनके नाम को कई लोगों ने जाना क्योंकि भाई उनके जो पोस्टर थे वो गाँवों में छपने लगे और दीवारों पर लगने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर अमिट छाप छोड़ दी। बिल्कुल। और यही वो क्षण था जब उन्होंने सोचा कि आगे बढ़कर अपने देश को स्वतंत्रता हमें दिलानी ही है। हालांकि रेणु जी, वो आज़ादी के मतवाले तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक अच्छे वक्ता भी थे, पाठक थे, लेखक और पत्रकार भी थे। जी हाँ, वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला और आयरिश भाषा के बड़े विद्वान थे। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ ज्ञान अर्जित करना यानी कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। जी। और उन्होंने जब अध्ययन शुरू किया तो आयरलैंड, फ्रांस और रूस में जो क्रांति हुई थी उसका उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया। और भारत में कहते हैं कि समाजवाद का उन्हें पहला प्रवक्ता माना जाता है। क्या बात है। और ये जो तुमने बताया कि आयरलैंड, फ्रांस और रूस की क्रांति का उन्होंने जब गहरा अध्ययन किया तो उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। अब सोचो जरा, इतनी सी उम्र में वो भी कहीं की क्रांति के बारे में पढ़ना, तो कहीं ना कहीं उनकी रगों में उबाल आ ही रहा था कि जब ये क्रांति पढ़ना, और उस उम्र में जिस समय के वाकई बहुत जोश होता है, यानी युवा होते हैं तब। और इसके साथ साथ जैसे तुमने कहा ना कि वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, आज़ादी के मतवाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने संपादक भी थे। तो कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा और संपादन भी किया। जी। और अगर उनकी जो कुछ विशेष कृतियां हैं उनकी बात करें तो एक शहीद की जेल नोटबुक, सरदार भगत सिंह के पत्र और दस्तावेज, और भगत सिंह के जो पूरे दस्तावेज हैं, ये उसमें प्रमुख कृतियां हैं। क्या बात है। और संपादन की हम बात करें तो 2 अखबारों का भी आपने संपादन किया। आज हम बार बार पूरे देश की ओर से आपको
याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं आपकी वीरता को, आपके हर कृतियों को हम नमन करते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। वाह, ये जज्बा और ये गीत, क्या बात है। कुछ ऐसा लग रहा है, जोश भर गया। बिल्कुल। तो रेणु जी, जब हम उत्साह में होते हैं, उमंग में होते हैं, और जब हमें ये पता चलता है कि भाई आज हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा, हाँ। तो क्या, बस तो करते रह जाते हैं, लेकिन हम चले भी जाते हैं। कुछ लोग तो करते रह जाते हैं, और कुछ लोग निकल लेते हैं। लेकिन निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ये बड़े पते की बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़ी तारीफ लिखकर भेजी है कि पर्यटन बहुत ज़रूरी है, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। 27 सितंबर यानी आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो जाहिर है कि इसके बारे में बहुत चीज़ें सोची जाती हैं। और लिखा है, यात्रा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपको विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यात्रा करने के लिए कहाँ जाते हैं। आपकी यात्रा के क्षण आपके दिमाग पर ज़ोरदार छाप डालेंगे। और यात्रा करने से आप जिन लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृतियों, खाद्य पदार्थों, परंपराओं, शिष्टाचार, रीति रिवाज, स्थानीय भाषा, राजनीति और कई अन्य जीवन शैली का भी अनुभव कर सकते हैं। यात्रा करके आप सांस्कृतिक संसाधनों को अपनी आंखों से देखते हैं। यात्रा शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करने का जरिया है, जो सुकून, आराम और उमंग का एहसास कराती है और रोजमर्रा के दबाव को कम करने में मददगार साबित होती है। क्या बात है, सब कुछ लिख दिया। हाँ, सारी बात का पूरा
एक तरह से हाँ निचोड़ आ गया इनकी बातों में। भाई हम पर्यटन की बात इसलिए कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि 27 सितंबर है आज और विश्व पर्यटन दिवस है। तो ये जो हम दिन मनाते हैं ना, ये मनाने के पीछे भी कोई एक कारण होता है, और वो यही कि पर्यटन के प्रति वैश्विक रूप से जागरूकता पैदा करना। क्योंकि एक समय ऐसा भी था रेणु जी कि क्या घूमने फिरने जाना भाई, बिल्कुल फिजूल खर्ची है। तो आज का जो समय चल रहा है, ये जो सोच है ये बदल चुकी है कुछ हद तक, और बदले इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है। यानी कि लोगों को प्रेरित करें और इस तरह से जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग उत्सुक हों कि हाँ चलो घूम कर देख कर आते हैं कि फला जगह की संस्कृति कैसी है। और खान पान तो वाकई आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको चख कर उसका आनंद तो आप वहीं जाकर ले सकते हैं, उनके साथ बैठकर वहाँ के लोगों और वहाँ की आबो हवा, वातावरण, जो भी चीज़ें हैं वो आप वहां जाकर जो एहसास आपको मिलेगा वो पढ़ने से नहीं मिलेगा, है ना। और इसके साथ साथ एक बात और है कि जो अभी कहा ना, हमारे शारीरिक मानसिक सब तरह से तनाव मुक्त जब कर देता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम नई ऊर्जा हमारे में अंदर आ जाती है पर्यटन के माध्यम से। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि जब वो नई जगहों पे घूमना फिरना सभी को पसंद होता है, और लोग नई जगहों पर घूम कर वहां का आनंद तो लेते ही हैं, साथ में जब लौटते हैं तो अपने साथ कई यादें समेट कर लौटते हैं। क्या बात। वो बताते हैं कि जब उनके पिताजी रेलवे में थे तो अपने बचपन में इन्होंने बहुत से पर्यटन स्थलों की सैर की, जाहिर है। और स्कूल में पढ़ते थे तो शैक्षिक भ्रमण के लिए ये मांडवगढ़ गए थे, और जब वहां गए तो वहां के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी जो इन्हें मिली, जो आज तक इनके साथ चल रही है। तो पर्यटन के साथ रहन सहन, उस जगह का रहन सहन, खान पान, और इसके अतिरिक्त एक तरह से जो सरकार है उसको आमद भी मिलती है, और रोजगार के कई साधन भी उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल बात आपने सही कही। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, और इसके साथ साथ हमारे साथी लिखते हैं, पर्यटन किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान कुछ न कुछ मानसिक परेशानियों से घिरा है, और पिछले 2 वर्षों में तो जाहिर है आप सब जानते हैं, कोरोना ने जैसे इंसान को खुशियों से कोसों दूर कर दिया है। फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि वो समय निकालकर पर्यटन के लिए जाए, जिसके उसकी खुशियां कुछ हद तक वापस आ सकें। दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनके इंसान को प्यार कर लो। क्या बात है। क्या बात है। अब ये जो विश्व पर्यटन दिवस है रेणु जी, इसको मनाने की शुरुआत हुई थी साल 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, और इस तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन साल 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का जो संविधान है उसे वैश्विक रूप से स्वीकार किया गया था। क्या बात है। यानी कि घुमक्कड़ी से शौकीन लोगों को घूमना फिरना, नई नई जगहों को तलाशना अच्छा लगता है, और वैसे तो नई नई जगहों को देखने और वहाँ की यादों को कैमरे में कैद करके साथ लाना सबको पसंद आता है, हम सबको अच्छा लगता है। कई लोग दोस्तों के साथ घूमते हैं तो कोई अपने परिवार के साथ इसका आनंद लेते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है जी। सिर्फ सरकार को आमद नहीं होती बल्कि स्थानीय लोगों को भी, और छोटे छोटे जो लोग होते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, उस स्थान की कलाएं होती हैं, उनमें जो लोग पारंगत होते हैं उनको भी रोजगार मिल जाता है। बिल्कुल। और ये जो पर्यटन है इससे न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी जो रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध होते रहते हैं। अब देखिए ना, जैसे भारत हमारा इतना बड़ा देश है, सांस्कृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से वो बहुत ही भरा पूरा है जी, समृद्ध है। तो जब विदेशों से लोग यहाँ आते हैं तो भारतीय लोग भी विदेश जाते हैं वहाँ की संस्कृति को जानने, वहाँ की जो जगह हैं उनको देखने। तो हर साल जो होता है ये विश्व पर्यटन दिवस की एक विशेष थीम होती है, और इस साल की थीम जो है वो है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, यानी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बिल्कुल। अब जैसा कि हमारे एक श्रोता ने कहा कि ये जो कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन एक तरह से कुछ पीछे हो गया है, और वैश्विक स्तर पे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं इससे उबर रहे हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ना रेणु जी, बहुत लंबा है अभी भी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय है वो पर्यटन के विकास में बेहद अनुकूल होगा। अच्छा, इतनी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछूं अगर कि बताइए हम घूमने क्यों जाते हैं, तो आप क्या कहेंगी? हम कुछ नहीं कहेंगे।
भाई इतनी सारी बातें बताने के बाद पूछने का कोई मतलब नहीं है। और सबके रोजगार की जब बात चल रही है तो सबको घूमना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे देश की या जिस भी देश की बात होती है, पर्यटन से बहुत अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान, खान पान, रहन सहन, बोली शैली सब कुछ सीखने के लिए इससे आसान तरीका क्या होगा कि आप तनाव मुक्त होते हुए बड़े आनंद से अपने जानकारी के खजाने को आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, समृद्ध करते जा रहे हैं। तो इससे सस्ता क्या हो सकता है ना? हाँ, तो बिल्कुल सही ये बात। सारी चीजें तो है ही। उसके साथ साथ हम जो कहना चाहिए कि अवसादग्रस्त होते जाते हैं या कहीं ना कहीं, तो एक जो कहते हैं ना कि हमारा जीवन जो एक रस सा होता जाता है, नीरसता से कहीं ने आ जाती है, उसको सरस करने के लिए, उसमें फिर से नई ऊर्जा, नया संचार, नए जीवन का संचार करने के लिए इससे सस्ता कोई भी साधन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसके अलावा खुद में तो नई नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार होता ही है। कभी-कभी हमारे जो आपसी रिश्ते होते हैं, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जब हम उन्हें समय नहीं दे पाते, तो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सबको लेकर बाहर घूमने निकल जाना एक सबसे अच्छा विकल्प है। बिल्कुल सबसे अच्छा विकल्प है। और उसके संग संग सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप घूमने जाएं तो बिल्कुल फोन को किनारे रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो एक साथ रहते हुए भी आप अलग अलग रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, पर्यटन का आनंद लें, खूब घूमें फिरें, लेकिन फिलहाल जो समय है उसमें जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए ही इसे करें। ऐसा नहीं कि आज हमने बात की और बड़ी इसकी तारीफ कर दी तो हम निकल पड़े घूमने। नहीं, हमें ये नहीं भूलना है कि ये जो कोरोना है ये अभी भी बाहर है और हमें उससे बच के रहना है। एक चीज और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि कोरोना के कारण हालांकि बाहर जाना उतना सहज नहीं रह गया है, तो एक नई चीज, एक नया ट्रेंड चल निकला है कि जो सोशल मीडिया पर ये जो पर्यटन है उसका एक क्रेज बढ़ता सा जा रहा है। यानी घर बैठे ही हम दुनिया भर की सैर कर लेते हैं। अब पूछिए कैसे? कैसे? हाँ, जो उत्साही लोग होते हैं या कुछ युवा जो ज्यादा उत्साहित होते हैं, उन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद होता है। तो ये जब किसी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ का वीडियो बना लेते हैं। यानी उसे वीडियो व्लॉग के रूप में सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब सोशल मीडिया का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है? तो होता ये है कि उस जगह की सारी जानकारी, उस जगह की संस्कृति, उस जगह का खान पान, इन सब के बारे में हमें घर बैठे जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिलहाल हम घर बैठे और यहीं बैठे बैठे प्यारा सा गीत सुनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत घूम चुके हैं हम लोग और पर्यटन का जो महत्व है वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम फिर से कहेंगे आपसे कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही घूमने निकलें। रास्ते बदल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जाने जहाँ चल दे वहाँ, मिलते जहाँ है ज़मीं आसमां, मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए।
नशा, तेरे लबों की बहारों का रंग। मौसम जवां साथी हंसी, उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। शोभा गुरटू जी की गायकी कुछ कुछ अपने अलग अंदाज की थी और आज उनको याद करना बड़ा जरूरी है। वैसे तो बहुत दिल के पास है, फिर भी आपका जन्म जो 8 फरवरी 1925 को कर्नाटक में जन्मी, ठुमरियों की रानी कही जाती थी आकांक्षा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कजरी, होरी, दादरा और भी उपशास्त्रीय शैलियों के अस्तित्व को भी बचाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। उनकी माताजी मेनकाबाई शिरोडकर वो खुद भी एक नृत्यांगना थी और जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लादिया खां से गायकी सीखती थी। तो शोभा जी को भी शास्त्रीय संगीत सीखने की प्रेरणा अपने माँ से मिली और उन्होंने संगीत की प्राथमिक शिक्षा उस्ताद अलादिया खां के सुपुत्र उस्ताद बुर्जी खां साहब से प्राप्त की और उसके बाद उस्ताद अलादिया खां के भतीजे उस्ताद नत्थन खां से मिली तालीम ने उनके सुरों में जयपुर अतरौली घराने की नींव को एकदम सुदृढ़ कर दिया। लेकिन उनकी गायकी को रेणु जी कह सकते हैं कि जो नई दिशा और पहचान मिली वो थी उस्ताद घाममन खां की छत्र छाया में, जो उनकी माँ को ठुमरी और दादरा और अन्य जो शास्त्रीय शैलियाँ होती हैं वो सिखाने के लिए आते थे। क्या बात है। शुद्ध शास्त्रीय संगीत में शोभा जी की अच्छी पकड़ तो थी ही, किंतु उन्हें देश विदेश में जो ख्याति मिली ठुमरी, कजरी, होरी, दादरा इन सब से मिली, जो उपशास्त्रीय शैलियाँ हैं। और केवल उन्हें ख्याति नहीं मिली बल्कि जैसे हमने पहले ही बताया कि उन्होंने बहुत काम किया कि इनके अस्तित्व को बचाए रखा जाए और आगे चलकर अपने मनमोहक ठुमरी गायन के लिए वो ठुमरी क्वीन कहलाईं और न केवल अपने गले की आवाज बल्कि आंखों से भी गाती थी। मतलब उनके चेहरे पर भी वो भाव आते थे जैसे हाँ। तो एक गीत से दूसरे में जैसे किसी कविता के चरित्रों की भाव की तरह उनके चेहरे के भी भाव बदलते थे। क्या बात है। और फिल्मों में भी उनका योगदान रहा है। कई हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत गाए। साल 1972 में पाकीज़ा फिल्म में उन्होंने पहली बार पार्श्व गायन का मौका उनको मिला था और इसमें एक गीत उन्होंने भोपाली गाया था, बंधन, भोपाली राग में गाया था, बंधन बांधो। और इसके अलावा साल 1973 में फागुन फिल्म में एक गीत उन्होंने गाया और 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म में उन्होंने एक ठुमरी गाई थी। तो ज्यादा देर न करें, वो ठुमरी सुन लें, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपको 1978 में मिला, पद्म भूषण 2002, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार भी आपको मिला और 2004 में 27 सितंबर आदि आज के दिन आप हमें अलविदा कह गई, लेकिन अपनी गायकी हमारे पास छोड़ गई।
और भी बहुत सारे सम्मान आपको मिले इस खास गायन के लिए, और बहुत सारे नॉमिनेशंस भी हुए थे फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो। लेकिन फिलहाल ठुमरी और ये जो हमारी प्राचीन शैली है जी। उसको संजोने में जो आपने काम किया वो वाकई सराहनीय है, और एक अलग ही अंदाज आपकी गायकी का, और आप बेगम अख्तर से बहुत प्रभावित थी। क्या बात है। और ये जो हमने अभी गीत सुना ये था फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। क्या बात है। और हमारा देश वैसे कहा जाए ना तो अभी हमने जैसे शास्त्रीय संगीत की बात की, ऐसे ही अलग अलग कलाएं हैं। हम घूमने के लिए इसीलिए बार बार जोर दे रहे हैं कि हर अलग अलग जगह की कलाएं देखें। और हमारा देश वैसे भी बहुत सारी कला संस्कृतियों का मिश्रण है, विविधता में एकता है, और सब प्रकार की कलाएं किसी न किसी रूप में इतिहास से जुड़कर अपनी एक बिल्कुल बहुत प्यारी सी गौरवशाली गाथा का बयान करती हैं ना। जी बिल्कुल। और हम जिस कला की इस समय बात कर रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प कला। दस्तकारी की एक बेहद प्राचीन कला है, और यूं कहें तो पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है ये, और जो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक इसका फैलाव है। अच्छा। और रेणु जी, इस कला का जो दूसरा नाम है वो है गढ़वा कला। इसे गढ़वा कला भी कहते हैं। गढ़वा भी कहते हैं। हमारी एक साथी ने लिखकर भेजा है इसे डोकरा कला भी कहते हैं। ढोकरा के साथ साथ डोकरा कला भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा बोली में फर्क आ जाता है, और इस तरह से नाम भी कई हो जाते हैं, है ना। और हमने जब इतिहास पढ़ा था रेणु जी, तो इतिहास की जो किताब थी मुझे अभी तक वो पन्ना याद है। उसमें जब हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और सिंधु संस्कृति के बारे में जब पढ़ रहे थे तो एक जो डांसिंग गर्ल की एक प्रतिमा की जो फोटो थी उस किताब में, कांस्य प्रतिमा थी वो आज तक याद है। और वो एक तरह से ढोकरा शिल्प कला की ही प्रतिमा थी। जी हाँ, भारत के अलावा विदेशों में भी इस कला की काफी मांग है। इतिहासकारों के अनुसार ढोकरा कला लगभग 4000 साल पुरानी है। पीतल व कांसे को मिट्टी के सांचे में डालकर आग में तपाकर अद्वितीय आकृतियां तैयार करने की ये बेजोड़ कला है। और सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बनती, इस मतलब कला यानी कि मानव शरीर नहीं बनते, हाँ, जी, बल्कि जी। और भी चीजें बनती हैं ना। जी, जैसे घोड़ा है, हाथी, मोर, उल्लू, इसके अलावा धार्मिक चित्र हैं और दीपक हैं, और जो इस कला में जो जो एकदम बहुत प्यारे लगते हैं, मन को मोह लेते हैं। सजावटी वस्तुओं भी जो होती हैं, जो घर में सजाई जाती हैं, घर की शोभा बढ़ाती हैं, उनको भी बनाया जाता है। हालांकि थोड़ा सा जैसा कि बाकी शिल्प के साथ हो रहा है, थोड़ा सा ये भी कम हो रही हैं, लेकिन हम लोग अगर इस तरह से बातें करते रहेंगे, इनकी वस्तुओं को खरीदते रहेंगे बनी हुई को, तो फिर से जीवंत हो जाएंगी और उसी उसमें आ जाएंगी अपने गौरवशाली। बिल्कुल, हमारी जो कलाएं हैं एक तरह से उनको बचाना, उनका प्रचार करना, प्रसार करना हमारी ही जिम्मेदारी है। और ढोकरा शिल्प की बात करें तो ये जो मूर्तियां जितनी खूबसूरत होती है ना रेणु जी, इन्हें बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। बिल्कुल। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है काफी लंबी चौड़ी होती है, कई प्रक्रियाओं से गुजरती हैं मूर्तियां, तब कहीं जाकर कलाकारी का एक अनुपम रूप और जो कलाकार है बिल्कुल उसकी जो मेहनत है वो साकार होती है। जी हाँ, वैसे हमारी साथी लिखकर भेज रही हैं कि जैसे तुमने कहा वही ये भी कह रही हैं कि प्रणाली एक जटिल और समय लेने वाली ललित कला है, और सबसे पहले कलाकार तालाब से लाल या सफेद मिट्टी इकट्ठा करते हैं, मिट्टी के सांचे बनाते हैं, उसके बाद संरचना बनाने के लिए मिट्टी को हाथ से बनाया जाता है। मोम तेल संरचना पर लागू होता है, अंत में मुलायम मिट्टी दी जाती है और इसके बाद उसे जला दिया जाता है। नतीजतन मोम गले में एक छेद के माध्यम से बाहर निकाला जाता है गले में से। इसके बाद पिघलते हुए पीतल को डाला जाता है और जमने पर मूर्ति को एकत्र किया जाता है। प्रतिमा को रगड़कर कागज से निकाला जाता है। तो मतलब क्या बात है। वैसे भी जैसे कि हम लोग भी यही बताना चाह रहे थे, है ना, कि लंबा प्रोसेस तो है ही, लेकिन इसमें यह है जो आदिवासी संस्कृति पर आधारित होती हैं और आकांक्षा इसमें दो तरह की मूर्तियां बनती हैं। देवी देवताओं की, जिसमें पहला देवी देवताओं के शिल्प जिनमें घोड़े पर सवार देवियां या जो हाथों में तलवार, खड्ग, ढाल, अन्न की बालियां या मयूर पंख धारण किए हुए हों, है ना, जैसे तेलगिन माता मूर्ति, कंकालिन माता, ऐसी जो प्रचलित है वहाँ की, और पशु आकृतियां जिनमें हाथी घोड़े जैसे हमने कहा
वो प्रमुख है। इसके अलावा शेर, मछली, कछुआ, मोर भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जैसे हमने पर्यटन की बात की रेणु जी, तो हम अपने श्रोताओं से, सखियों से यही कहेंगे कि अगली बार जब आप इन जगहों पर जाएं, इन जगहों की सैर करें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या और आपको वहां पे मौका मिले ढोकरा कला देखने का, तो शिल्पकारी का यह नमूना जो है आप अपने साथ जरूर लाएं याद के रूप में। और वैसे भी अलग अलग जगह पे प्रदर्शनियां लगती हैं जब इस तरीके की स्थानीय कलाकारों की, तो वहां पर भी हम खरीद सकते हैं। अब तो जगह जगह बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं ताकि हमें वहां तक जाने की भी जहमत ना उठानी पड़े। जबकि हमारे जो कलाकार हैं, सबसे पहले हम बता दें कि साचा तैयार करते हैं, हमारी साथी ने जैसा लिखा है, फिर काली मिट्टी को भूसे के साथ मिलाकर एक लेप बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और काली मिट्टी जब सूख जाती है तो उसके बाद लाल मिट्टी के उस पर लेप लगा दिया जाता है ताकि वो फटे नहीं। फिर लाल मिट्टी से लेप करने के बाद मोम का उस पर एक लेप लगाते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, और जब वो मोम सूख जाता है तो अगली प्रक्रिया में मोम के पतले धागे से उस पर बारीक से डिजाइन बनाते हैं जी। और फिर उसके सूखने के बाद अगले चरण में ये जो मूर्ति है उसको मिट्टी से ढक देते हैं और फिर इसे सुखाते हैं, और सुखाने के लिए धूप का ही सहारा होता है। और जब ये सूख जाता है तो मिट्टी से ये जो ढकने की प्रक्रिया है उसे छेना या घराना बोलते हैं, यानी छपाई करने के पहले। उसके बाद उसको 2-3 मिट्टी से कवर करने के बाद पीतल, टीन, तांबे जैसी जो धातुएं रहती हैं उनको पिघलाकर वो जो सांचा है उसमें डाला जाता है, जैसा कि हमारी साथी ने लिखकर भेजा था। बिल्कुल। और उसके बाद गर्म करने के लिए ठोस धातु के पात्र में पिघलाते हैं। इसके साथ ही जो ढांचा होता है उसे भी अलग सी भट्टी में गर्म करते हैं। पूरी तरह गर्म हो जाता है तो मिट्टी के अंदर का मोम होता है वो पिघलता है। उसी खाली स्थान पर जो पिघलाया हुआ धातु होता है उसको डाल दिया जाता है, पिघली हुई, और धीरे धीरे डाला जाता है। जो मोम की जगह होती है उससे पीतल वो स्थान ले लेता है, यानी कोई धातु ले लेता है, और फिर 4-6 घंटे तक ठंडे होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडे होने के बाद छेनी हथौड़ी से मिट्टी हटा दिया जाता है, और मिट्टी फिर भी नहीं निकलती तो उसे ब्रश से साफ करते हैं, या जैसे कि आपने लिखा है कागज से रगड़ के निकाला जाता है, बालू कागज होगा शायद जी। तो कुछ इस तरह से एक सुंदर सी कृति तैयार हो जाती है कलाकार के हाथ से बनी हुई। और जो सुंदर कलाकृतियां होती हैं, चाहे कोई भी कला हो, सब सुंदर होती हैं। मन को तो हमेशा ही भाती है। तो सुंदर से गीत की बारी है। हाँ बिल्कुल।
वाले तेरी शहनाई रे कर जवा पूछे गई चीर गई अपनियां भूल गई है सोना। रेणु जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि तो ये जो सुंदर कलाकृतियां होती है ना, हाँ। ये नहीं कहूंगी कि इनकी सुंदरता देख के दिल चीर जाता है, हाँ, लेकिन इनकी सुंदरता है जो है वो अपने दिलों, आपके दिलों पर, आपके मस्तिष्क में एक गहरी छाप जरूर छोड़ती हैं। हाँ, तो अखियां भूल जाती हैं सोना, ये कह सकती हो तुम, है ना? सही बात। जब तक हम खरीद ना ले तब तक वो आंखों के सामने घूमती रहती है, अरे वो वाली क्यों छोड़ दिया, थोड़ा सा पैसा कम करवाने के लिए। तो भाई यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरीके की जो हाथ से हमारे कलाकार चीजें बनाते हैं, कृपा करके आप उनमें कभी भी मोल भाव ना करें, क्योंकि वो चीजें अनमोल हैं। अभी आपने सुना कि कितनी मुश्किल से बनती हैं, तो कृपा करके उसमें मोल भाव करके अपना समय भी ना बर्बाद करें, और जो उन्होंने अपना कीमती वक्त लगाया है, और उससे सबसे बड़ी बात आकांक्षा कि हमारे देश की धरोहर को संजो रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, उसके महत्व को देखते हुए देश के लिए इतना तो किया जा सकता है ना। बिल्कुल किया जा सकता है। और अब हम बात करेंगे मराठी साहित्य जगत की एक जानी मानी लेखिका की। वो है विभावरी शिरूरकर। एक जाना माना नाम है ये मराठी साहित्य जगत में। क्यों है बताओ पहले तो। हाँ, हालांकि ये भी बता दें कि इस नाम से, विभावरी शिरूरकर नाम से ये लेखन करती थी। इनका जो असली नाम था वो था मालती बेडेकर। जी हाँ। और कह सकते हैं कि ये मराठी साहित्य की पहली स्त्रीवादी लेखिका है, और बहुत बेबाक, बहुत बिंदास लिखने वाली, यानी कि जो सच्चाई को कहने के लिए जो जज्बा चाहिए वो इनके अंदर था, वो दमखम था। तो स्त्री जीवन के अनुभवों को साहित्य रूप में बदलते वक्त उन्होंने स्त्री के सिर्फ पारिवारिक और सामाजिक पहलुओं को नहीं देखा, बल्कि अंतर्मन की व्यथा को समझा, महसूस किया और अपनी लेखनी से लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल। 1 अक्टूबर सन 1905 के दिन रायगढ़ में जन्मी मालती जी ने जब लेखन शुरू किया तो अपनी लेखनी से स्त्रियों के दुखों को, उनकी समस्याओं को एक तरह से आवाज दी इन्होंने। बिल्कुल। सरकार के शिक्षा और कल्याण विभाग में खुद तो पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रही थी, लेकिन महिला सेवाग्राम से जुड़े रहने के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसे स्थान देखे जहां पर इन्हें लगा कि वाकई लिखना चाहिए। समस्याएं देखी, जैसे कि निराश्रितों, बेसहारों को देखा, विधवाओं और बहिष्कृत स्त्रियों की समस्याओं को देखा, अनुभव किया, उन पर अभ्यास किया। फिर इनकी समस्याओं में जो है ना, केवल ऐसा नहीं समस्याएं सुन ली, समस्याओं से मार्ग निकालने का भी प्रयास किया, कोशिश की कि किस तरह से क्या रास्ता निकाला जाए कि कुछ इन समस्याओं को हम सुलझा सकें और कोई अच्छा मार्ग इन्हें दे सकें। बिल्कुल। और ये सब करते हुए जितने भी अनुभव इन्होंने बटोरे, उन्होंने उसे अपने लेखन में उतार दिया। हालांकि जैसा कि हम बता चुके हैं, मालती इस नाम से लेखन न करते हुए विभावरी शिरूरकर ये नाम अपनाया। उसके पीछे कारण ये था कि वो जो समय था, स्त्री जीवन का इतना यथार्थवादी चित्रण उन्होंने अपने उपन्यास या फिर लेखों में किया, जो उस समय के हिसाब से काफी उद्वेलित था। जी, यानी कि समाज को झकझोर देने वाला था, या यूं कहें कि हर कोई उसको स्वीकार नहीं कर सकता था। उनके लिए एक तरह से एक विरोध का स्वर लग रहा था, जबकि यह हकीकत थी। और उसको मालती जी ने सामने दिखाया समाज को कि इस तरह से महिलाएं किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं। उस समय के अन्य लेखिकाओं की अपेक्षा जाहिर है कि बिल्कुल अलग था। तो लोगों को नई चीज़ों को और इस तरह से बेबाक चीज़ों को स्वीकार करना समाज में इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मालती जी के साथ भी वही हुआ। एक नई शैली समाज में आई थी लेखन की। उन्होंने अपनी कहानियों में महिलाओं के मुद्दों को, मनोवैज्ञानिक पक्ष को बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रित किया। बिल्कुल। उनकी जो लेखनी थी, जो कार्यशीलता थी उनकी, अगर उसकी बात करें तो अलंकार मंजूषा, हिंदू व्यवहार धर्मशास्त्र, ये कुछ जो थे उनके प्रारंभिक ग्रंथ थे। और बाद में उनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, कड़यंचे निश्वास इस नाम से, जिसने नागरी जागरूकता को प्रस्तुत किया। यानी स्त्री को जागरूक करने के लिए उनकी जागरूकता को प्रस्तुत करता रहा। यानी यूँ कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण के दिशा में उन्होंने उस समय से काम करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से हिंदोड़यावक, वड़ी और विरलेड स्वप्न, खरे मास्तर, पारध, ये सब पारध नाटक उन्होंने लिखा। जी। और इसके अलावा घराला मुकलेल्या स्त्रियां, और जिसमें उन्होंने जो स्त्री जीवन का चित्रण किया, वो काफी मार्मिक था। और भी कई अन्य उनकी रचनाएं थी जो मराठी साहित्य को समृद्ध करती हैं। और 7 मई 2001 को इनकी मृत्यु हुई।
मृत्यु हो गई। और एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत बड़ा स्त्रियों के बारे में विचार विमर्श के लिए एक बहुत बड़ा साहित्य छोड़कर गई, ताकि लोग समझें कि स्त्री जीवन क्या है, उस पर विमर्श करें। और सच में जैसे उन्होंने एक रास्ता बताया कुछ समस्याओं को समाप्त करने का, वैसे ही और लोग भी रास्ता समझें, सुलझाएं उसको। और वैसे भी स्त्रियों की अगर हम बात करें तो बेटी दिवस कल हमने मनाया है, तो एक बार फिर ये दिवस मनाने वाली जो बात आती है, वैसे तो सब लोग कहते हैं कि क्यों एक दिन मनाएं, क्यों ना हम, जैसे ये पितृपक्ष चल रहा है तो लोग कहते हैं क्यों ये केवल 15 दिन, तो भाई आप बाकी साल भर करिए, लेकिन ये खास दिन जो है वो खास तौर से किया जाए। तो वैसे ही जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, बिल्कुल तो है ना, फिर हम सोचे कि क्यों हम एक दिन क्यों जन्मदिन मनाएं, तो कुछ तो खास होता है ना। कुछ खास बात होती है तभी तो। अच्छा, इस खास बात के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल गीत सुन ले। बिल्कुल। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, वो बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, वो बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। ना बने बात कुछ कह के, और जले जिया चुप रह के, और जले जिया चुप रह के। ना बने बात कुछ कह के, और जले जिया चुप रह के, और जले जिया चुप रह के। बस चुप के तड़पे, बस चुप के तड़पे, मजबूर कोई बेचारा, है तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, वो बजे रात के 12, है तेरी याद ने मारा। अखियों से निंदिया भागी, पलकों में रिमझिम लागी, पलकों में रिमझिम लागी। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, दिल तड़प तड़प कर हारा, हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, वो बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। यादें जो हैं वो तो हमेशा, क्या कहना चाहिए, मारती हैं या कभी कभी बड़ा सुकून भी दे जाती हैं, है ना। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो जो यादें हैं उनको आप अपने मन में किस तरह संजोए हुए हैं, या उसको किस तरह आप वर्तमान में याद कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि
कैसे याद किया लेकिन जाए? बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, जब तक याद की बात आती है खास तौर से, तो बिटिया लोगों की जब शादी हो जाती है तो बहुत याद आती है ना? आपने कह दिया, मैं तो यही कहने वाली थी यही कि तुम कहना बेटियों चाह से, रही थी। हाँ, बेटियों से जुड़ी जो यादें होती हैं, जो आप खास बात कर रही थी ना गीत के पहले, वो यही होती हैं कि बेटियों से बिल्कुल। जुड़ी जो यादें होती हैं वो हमेशा ही खास होती हैं। जी हाँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि बेटी हमारी हमशक्ल है, हमारी ही परछाई है, हमारी ही छाया है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखें, आपका विस्तार है और जो भी आपके व्यक्तित्व में है उसमें और 4 चाँद लगाकर वो आगे आती है बिटिया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, आपकी कहें या पापा की कहें, जिसकी भी कहें, वो परछाई ना होके वो कहीं न कहीं आगे बढ़ती हुई आगे आती है। तो ये होती हैं बेटियाँ। लेकिन अभी ये बात होती है कि हम बराबर तुलना करते हैं, लेकिन हमें लगता है कहीं न कहीं तुलना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल जहाँ नहीं है। बेटे हैं वहीं बेटियाँ हैं, तो बेटों की अपना अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, अपनी पहचान है, अपनी खूबियाँ हैं, वहीं बेटियों की भी अपनी खूबियाँ हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। एक तरह से घर की जो वो प्यारी सी मीठी सी मुस्कान होती है ना, वो होती हैं बेटियाँ। हाँ। और जो बड़े-बड़े सपने होते हैं, हम तो ये कहेंगे रेणु जी कि जब वो पंख फैलाना चाहें, उन्हें फैलाने दीजिए, उड़ने दीजिए। हाँ, ये आप देखिए ज़रूर कि जब वो उड़ रही हों, कुछ करना चाह रही हों, तो रास्ता सही हो, दिशा जी। सही हो, आसमान सही हो। बिल्कुल। या यूँ कहें कि जब हम कुछ सिखा चुके होते हैं, जो हम कहना चाहिए ना कि संस्कार जो हम देते हैं, वो आपने ही दिए हैं। तो आप अपने संस्कार पर भरोसा रखें कि आपने जो संस्कार दिए हैं तो वो कहीं गलत नहीं जाएँगी। फिर भी समाज है, सिर्फ़ सब कुछ आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। कहीं न कहीं अगर वो कुछ दिक्कत आ रही है, भटक रही हैं या किसी गलत तरफ उनका कदम बढ़ रहा है, तब आप ज़रूर एक हाथ पकड़ लें उनका, सँभाल लें उनको, एक सहारा दे दें। ना कि पूरी आप दिशा उनको दिखाएं। तो बिल्कुल। बेहतर यही है कि आप उस सक्षम बना दें ताकि वो अपनी दिशा स्वयं तय करें और स्वयं उड़ें। जी, और कल ही इंटरनेशनल डॉटर्स डे था, तो भाई डॉटर्स डे मनाने का कोई एक स्पेशल दिन तो होता नहीं है नहीं बेटियों है का ना, तो। हुआ कल। अब वो तो इसलिए मनाया जाता है ताकि ये जो दिन बनाने के पीछे भी, जैसा हम बता चुके हैं, कुछ ना कुछ कारण होता हाँ, है। बिल्कुल होता है क्योंकि कहीं न कहीं वो जो समाज में बराबरी वाला दर्जा चाहिए था, वो कहीं न कहीं छूट रहा है। कहीं न कहीं एकाध प्रतिशत ही सही, अभी भी कम है। तो क्या उसकी ज़रूरत है? बिल्कुल है ज़रूरत। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्यों बार-बार कहा जाता है। कहीं न कहीं लड़कों के मन में ये मलाल आ जाता है कि क्यों इनको तवज्जो दी जाती है या कहीं न कहीं बेटियों को भी लगता है क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो भई जी। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर उनको आश्चर्य लगता ज़रूर है। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी जगहों पर एक सामाजिक ढाँचा इस तरीके का है कि कहीं न कहीं हम उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं या कहीं न कहीं थोड़ा सही कमज़ोर मानते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें सुरक्षित रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बराबर इस बात में हम सजग रहें कि जैसे तुमने पहले ही कहा कि हम बस निगाह रखें और उनको उड़ने दें जी। और बराबर से बेटे की तरह ही बेटियों को भी पूरा मौका दें। बिल्कुल, तो जो आपकी ये लाडलियाँ हैं, तो इनको बाँध के रखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और अब हाँ, बिल्कुल हम गीत सुनेंगे लेकिन जैसे तुमने कहा कि बाँध के रखना ज़रूरी नहीं है, मतलब बिल्कुल मत बाँधिए क्योंकि इस बार तो अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक की बात करें, तो सबसे पहला पदक बेटियों ने लाकर दिखा दिया, जी, सबसे जी। ज़्यादा पदक बेटियाँ लेकर आईं और क्योंकि धीरे-धीरे जो ये है, ये बेटी दिवस मनाने का देखो वही परिणाम आ रहा है सामने कि इस वजह से हर जगह अपना ये हस्ताक्षर कर रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं, है ना? बिल्कुल, हर क्षेत्र में बेटियों ने आगे बढ़कर अपना नाम ऊँचा किया है, अपना ही क्यों, अपने परिवार का नाम ऊँचा किया है, देश का नाम ऊँचा किया है। बिल्कुल। तो सुनते हैं गीत? जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली।
तो आस किरण यही है रेणु जी कि हमारी जो बेटियां हैं जी, वो आगे यूं ही बढ़ती रहें, हर क्षेत्र में अपना नाम करती रहें, लेकिन उन्हें घुमाया फिराया जाएगा तब ना। भाई देखो 1893 में जन्म हुआ था राहुल सांस्कृत्यायन का, और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी बहुत घुमक्कड़ प्रकृति के थे। तो उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी, तो बहुत उस जमाने में इतना घूमे, मतलब कहाँ कहाँ नहीं गए, चाइना गए, मतलब बहुत सारी जगह घूमे, उस जमाने में लद्दाख भी गए। तो इस तरह से उन्होंने घूम घूम कर बताया, और घूमने के बारे में हमारे बहुत सारे साथी बहुत कुछ लिख रहे हैं कि क्या है, बताओ। जब आप घूमने फिरने की बात कर रही हैं तो ख्वाजा मीर दर्र की कुछ पंक्तियां बोलूं? जी जरूर जरूर। वो कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जी हाँ, तो बस घूमते रहिए और यूं ही मस्त रहिए, क्योंकि जब घूमेंगे फिरेंगे तो एक बात और है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हमने आर्थिक सामाजिक ये सब बातें की, कला संस्कृति के आदान प्रदान, कुछ और भी चीजें हैं, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। दूसरा कि हमें सामंजस्य स्थापित करना आता है, हर तरह की स्थितियों में, परिस्थितियों में रहना आ जाता है। कभी कभी क्योंकि हम घूमने जाते हैं तो हमारे अपने हिसाब से बिस्तर नहीं होता, कमरा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, और उन सब में हम बड़े आनंद से रह सकते हैं। ये हमें जिंदगी जीना भी सिखाता है पर्यटन, बिल्कुल सिखाता है। और पर्यटन का जो एक रूप है रेणु जी, कई सैलानी ऐसे भी होते हैं जो अपना बैग उठाते हैं और अकेले ही निकल जाते हैं, और किसी लग्जरी होटल या ऐसी जगहों पर नहीं ठहरते, जो मिलता है खाते हैं, लोकल जगहों पर रुकते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारे साथी ने लिखा है कि घुमक्कड़ी के फायदे अनेक हैं, क्या खूब सौदा ये नक्द है, इस हाथ दे उस हाथ ले, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। तो घुमक्कड़ धर्म जो है, जिसका विषय था घुमक्कड़ी, तो इन्हें अपनी पाठशाला का समय याद आ रहा है। एक पाठ, ये वाली पाठ तो भाई हमें भी याद आ रही है ना, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी कम है, हम लोग घूमते कम है, तो हिंदुस्तान के लोग, तो हमारे भारतीयों को थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। और ये कहेंगे कि घूमते फिरते रहा करिए, सेहत के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन रेणु जी, फिलहाल हमें यहाँ से जाना होगा, यानी कि समय से घर भी वापस आ जाइए। तो बस समय से हम विदा लेते हैं। तो सखी सहेली समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रेणु चतुर्वेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।